गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर। इस साल भारत G20 समिट को होस्ट करने वाला है, जो हम सबको पता है। लेकिन उससे पहले जापान में G7 समिट होने जा रहा है। G7 ग्रुप में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट शामिल है। वैसे तो भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस साल जापान ने भारत को एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया है। भारत के अलावा 7 और देशों को एज अ गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया है। अब वैसे अगर आप देखोगे G7 ग्रुप को, तो सारे डेवलप कंट्रीज इस ग्रुप में शामिल है, लेकिन उसके बाद भारत समेत 7 और देशों को इन्वाइट किया गया। आखिर क्यों इन 8 देशों को इन्वाइट किया गया है और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे समिट में डिस्कशन के लिए, और क्यों ये विदेश दौरा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जापान के हिरोशिमा शहर को 1945 में हुए परमाणु हमले के लिए जाना जाता है, जिसमें ये पूरा शहर तबाह हो गया था। लेकिन अब जापान के इसी शहर को विश्व को शांति संदेश देने के लिए चुना गया है, और यहीं G7 समिट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें दुनिया को इम्पैक्ट करने वाले कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की बात की जाएगी। इस साल G7 देशों के अलावा यूरोपियन यूनियन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, कुक आइलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जापान पहुंच चुके हैं। इन देशों के अलावा कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, UN, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इस समिट में शामिल होंगे। अब क्योंकि इस समिट में रशिया और चाइना को शामिल नहीं किया गया, साथ ही अगर आप G7 के देशों को देखोगे तो इस समय सभी देशों का रशिया और चाइना के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, जिस वजह से रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना की इंडो पैसिफिक में बढ़ती डोमिनेंस को कैसे रोका जाए, ये इस समिट के अहम मुद्दे होंगे। इसके अलावा क्योंकि कुछ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे पता चलता है दुनिया में चल रहे फूड क्राइसिस और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई भी समिट के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। बात करते हैं आखिर क्यों भारत समेत 7 और देशों को इस समिट में इन्वाइट किया गया है। तो उसके लिए G7 के इतिहास को समझना होगा। दरअसल 1970 के दशक में पहले दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस आया था, और उसके बाद ब्रिटेन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कोलैप्स हो गया था। बेसिकली द ब्रिटेन वुड सिस्टम का पर्पस एक एफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को बनाना था, जिसमें गोल्ड के बेसिस पर US डॉलर और दूसरे करेंसी को US डॉलर से जोड़ा जाता था। और इसके अलावा इस सिस्टम का करेंसी के कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन को रोकना और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना था। द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के जरिए 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। हालांकि 1970 में द ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया था, जिसके बाद इसे डिसॉल्व कर दिया गया था। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक स्ट्रॉन्ग पिलर बने इंटरनेशनल करेंसी के एक्सचेंज के लिए, जिसके बाद 1975 में G7 का ग्रुप बनाया गया था, ताकि वर्ल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी पर डिस्कशन किया जा सके और ऐसे क्राइसिस दोबारा दुनिया भर में ना आए। लेकिन जिस समय इस ग्रुप को बनाया गया था, उस समय ये सभी 7 देश इकोनॉमी के तौर पर बहुत ही मजबूत देश थे। इवन IMF के अकॉर्डिंग 1990 में इस ग्रुप में शामिल देशों का दुनिया की GDP में 50% का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब सिर्फ 30% का रह गया है। जिस वजह से जो इम्पैक्ट पहले G7 का दुनिया भर में था, वो अब कम हो चुका है। जिस वजह से जापान के प्राइम मिनिस्टर G7 में ग्लोबल साउथ के देशों को इंक्लूड करना चाहते हैं। अब बेसिकली इस बार जो देश गेस्ट लिस्ट में शामिल है, उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। अब ये जो वर्ड है ग्लोबल साउथ, इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन देशों को शामिल किया गया है जो इकोनॉमी के बेसिस पर स्ट्रांग हो, और साथ ही जिनका रशिया और चाइना के साथ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन है। अब क्योंकि इस बार G7 समिट में रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना के बढ़ते डोमिनेंस अहम टॉपिक रहेंगे, जिस वजह से इन देशों को G7 में इन्वाइट किया गया है, ताकि इन मुद्दों पर इन देशों को एक साथ लाया जा सके। लेकिन सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसा करना जापान के लिए संभव होगा? क्योंकि बात करें अगर रशिया यूक्रेन वॉर की, तो जापान G7 देशों के साथ मिलकर रशिया पर और ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की कोशिश करेगा, जिससे रशिया की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ेगा और जिसके चलते रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए। अब क्या भारत इस पर अपनी सहमति देगा और हमारे देश का इस पर क्या स्टैंड रहेगा? अब शुरू से हमारे देश का रशिया के साथ रिलेशन मजबूत रहे हैं, और इस वॉर में भारत ने भले ही UN में किसी एक देश के फेवर में वोट नहीं किया, लेकिन भारत लगातार इस वॉर पर कहता आया है कि बातचीत के जरिए दोनों देशों को प्रॉब्लम जो भी है उसे सॉल्व करना चाहिए। साथ ही इकोनॉमिक सैंक्शन के बाद भी भारत रशिया से बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है,
जिस पर हमारे देश का स्टैंड बहुत सिंपल है कि अगर हमें सस्ता ऑयल मिल रहा है तो आखिर क्यों भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट ना करे। और कहीं ना कहीं अगर भारत और बाकी देश रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो ऑयल की कीमतें हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रशिया के अलावा जो देश ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं उन पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत के अलावा इंडोनेशिया और वियतनाम भी बड़ी मात्रा में रशिया से हथियार खरीदते हैं। ऐसे में जापान के साथ एग्री करना इन देशों के लिए भी मुश्किल होगा। इसके अलावा G7 समिट में जापान G7 देशों के समेत सभी इनवाइटेड कंट्रीज का ध्यान चाइना के बढ़ते डोमिनेंस के चलते आने वाले खतरों की ओर लेकर जाएगा। अगर G7 ग्रुप को देखा जाए तो जापान इकलौता एशिया का देश है जो इस ग्रुप का हिस्सा है। ऐसे में जहां वेस्ट के सभी देशों का ध्यान रशिया यूक्रेन वॉर पर है तो वहीं जापान कोशिश करेगा कि चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को रोकने की ओर देशों का ध्यान लाया जाए। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? रशिया पर वेस्ट के देशों ने वॉर के वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे ताकि वॉर को खत्म किया जा सके। हालांकि वॉर खत्म नहीं हुआ था और अभी भी चल रहा है, लेकिन अगर चाइना कोई भी ऐसा कदम उठाता है, जैसे मान लो कल को चाइना ताइवान पर हमला कर देता है या इंडो पैसिफिक ओशन में कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो पूरी दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है, ऐसे में उस समय चाइना को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रशिया के कंपैरिजन में चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है। ऐसे में चाइना पर किसी भी तरह का सैंक्शन पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि अभी से चाइना की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाए और चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए वेस्ट के सभी देश एक साथ आए। अब ये जो मुद्दा है वो भारत के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना इस समिट का हिस्सा नहीं है। ऐसे में भारत जापान के साथ मिलकर चाइना से निपटने के तरीकों को वेस्ट के सभी देशों के सामने रख सकता है और वेस्ट के देशों को जापान के साथ मिलकर इस पर कन्विंस करने की कोशिश कर सकता है, जिस वजह से ये दौरा भारत के लिए भी अहम रहेगा। हालांकि ग्लोबल साउथ के बहुत से देशों के साथ चाइना की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन है, जिस वजह से शायद सभी देश चाइना के अगेंस्ट अपना सपोर्ट ना दे। इसके अलावा क्योंकि क्वाड की मीटिंग कैंसिल हो गई थी जिसे ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन क्वाड के सभी मेंबर G7 समिट में मौजूद होंगे, जिससे G7 समिट के अलावा भी चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए क्वाड मेंबर एक अनऑफिशियल बातचीत कर सकते हैं, जिस वजह से भी ये दौरा भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या आपको क्या लगता है, क्या ये दौरा चाइना के डोमिनेंस को कम करने के पर्पज से भारत के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी? मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको इस चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।